महिमा और साक्षी दोनों कानपुर के एक ही कॉलेज में पढ़ी थी। महिमा को अपने पैसे का बहुत ही गुरूर था। कहने को तो वो साक्षी की सहेली थी, पर हद से ज्यादा बात बात पर साक्षी को नीचा दिखाना उसकी आदत में शामिल था। इसके विपरीत साक्षी एक साधारण परिवार से थी। वो स्वभाव से बहुत ही मिलनसार थी। कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स उसके व्यवहार की तारीफ करते थे। तुम सबको पता है, मैं कॉलेज खत्म होने के बाद लंदन जा रही हूँ और वहाँ आराम से कुछ महीने एंजॉय करूंगी। वैसे तुम सब तो नौकरी करोगे ना, क्योंकि तुम लोग के पास तो इतने पैसे ही नहीं है। साक्षी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ महिमा, मुझे तो जॉब करनी ही पड़ेगी। तुम्हें तो पता है पापा के पैसों से घर खर्च में बहुत परेशानी आती है, और वैसे भी अब उनकी तो उम्र हो गई है, वो अकेले कितना ही करेंगे। सौरभ भी अभी छोटा है तो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। साक्षी, पता नहीं है महिमा तुम्हारा इतना अपमान करती है, फिर भी तुम इसे कुछ नहीं कहती हो। तुम्हारी पूरी बात सुने बिना ही चली गई। मेरा तो मन करता है इसे अच्छे से सुना दूं। ये अपने आप को समझती क्या है? कोई बात नहीं, इसका स्वभाव ही ऐसा है। मैं इसके स्वभाव को नहीं बदल सकती, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। चलो चलते हैं, क्लास का टाइम हो रहा है। कॉलेज खत्म होने के बाद महिमा कुछ समय के लिए लंदन चली गई और साक्षी ने कॉलेज के बाद एक नौकरी ढूंढ ली और नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद जब महिमा लंदन से वापस आई तो उसने साक्षी के मोबाइल पर फोन किया। हेलो साक्षी, कैसी है? महिमा, इतने दिनों बाद। मैं अच्छी हूँ, और बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, बस 2 दिन पहले ही लंदन से आई थी। पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है, लाखों की सैलरी है, तो सोचा तुझसे भी मिलवा दूं। और बता, कब मिल रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है महिमा, तुम्हारी शादी की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। एक काम कर, 2 दिन बाद 15 अगस्त है, हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी है, कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तू भी 15 अगस्त के दिन मेरे घर आ जा। मम्मी पापा तुझसे मिलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा चल, ये भी आइडिया सही है, पर एक बात सुन, मेरे मंगेतर काफी रिच फैमिली से हैं, तो तू उनके हिसाब से सारे अरेंजमेंट देख लेना। अब पहली बार तेरे घर आ रहे हैं, उन्हें थोड़ी पता है कि तुम बहुत ही साधारण परिवार से हो। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें 15 अगस्त को तुम्हारे घर मिलती हूँ, तभी और भी बातें हो जाएंगी। इतना कहकर महिमा फोन रख देती है। 15 अगस्त का दिन आता है। महिमा अपने मंगेतर के साथ साक्षी के घर पहुँचती है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी, ये मेरे होने वाले पति राजेश हैं। राजेश, आप कौन सी कंपनी में कह रहे थे आप काम करते हैं? काफी बड़ी कंपनी है ना इंडिया की? हाँ महिमा, हमारे इंडिया की काफी बड़ी कंपनी है, वो मिस्टर। अरे रहने दो राजेश, कंपनी का नाम बताने से कुछ नहीं होगा। ये लोग इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं जानते हैं, बहुत साधारण से परिवार के हैं। और फिर साक्षी भी छोटी सी कंपनी में नौकरी करती है। बेटा, बातें बाद में करते हैं, आओ तुम लोग पहले कुछ खा लो। आज आजादी का दिवस है। साक्षी की माँ महिमा और राजेश का तुम भी तो मुंह मीठा कराओ। महिमा बेटा, हमने भी साक्षी का रिश्ता तय कर दिया है। दामाद जी थोड़ी देर में आने ही वाले हैं, तुम उनसे भी मिल लेना। क्या? अच्छा, तूने तो बताया ही नहीं कि तेरी भी शादी पक्की हो गई है। वैसे क्या करते हैं जीजू? राजेश जैसी बड़ी नौकरी तो नहीं करते होंगे। बेटा वो। माँ, जीजू आ गए। जैसे ही साक्षी का होने वाला पति आता है, उसे देखकर राजीव चौंक जाता है। रोहन सर और यहाँ? ये तुम्हारे बॉस हैं, पर ये यहाँ क्यों आए हैं? पता नहीं महिमा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर मैं उनसे मिलता हूँ, आओ तुम्हें उनसे मिलवाऊं। महिमा बेटा, तुम कह रही थी ना कि साक्षी के होने वाले हस्बैंड कौन हैं? इनसे मिलो, ये साक्षी के मंगेतर हैं, रोहन भास्कर। हेलो सर, कैसे हैं आप? राजेश, तुम और यहाँ? राजेश के बॉस साक्षी के होने वाले पति हैं? रोहन जी, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड महिमा है। राजेश जी और महिमा की शादी होने वाली है। महिमा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। महिमा शुरू से ही मेरे साथ बहुत मेल मिलाप से रही है। एक यही मेरी अच्छी फ्रेंड है जो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। इसने कभी भी मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया। रोहन जी, इसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। पर कॉलेज के बाद ये लंदन चली गई थी। काफी समय बाद लंदन से आई है, तो आते ही मेरे से बिना मिले रही नहीं, तो मैंने इसे आज 15 अगस्त के दिन अपने घर बुला लिया। महिमा, रोहन जी और मैं एक दूसरे को कुछ समय पहले ही मिले थे, और फिर उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। रोहन जी से अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे शायद ही कोई मिलेगा। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे रोहन जी जैसा लाइफ पार्टनर दिया। सौरभ बेटा, रोहन जीजू और राजेश जीजू को छत पर ले जाओ, वहीं पतंग उड़ाने का इंतजाम है। पापा पतंग, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो राजेश, हो जाए एक एक हाथ, देखते हैं कौन किसकी पतंग काटेगा।
आओ जीजू चलते हैं, आज तो बहुत मजा आने वाला है। रोहन राजेश के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो राजेश का बॉस है। रोहन बहुत अच्छे से घुल मिल कर राजेश के साथ पतंग उड़ा रहा था। महिमा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। सॉरी साक्षी, मैंने तुम्हारी गरीबी का हमेशा मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दो साक्षी। तुम चाहती तो आज रोहन जी के सामने कुछ भी कह सकती थी, पर तुमने मेरी प्रशंसा की, मुझे सम्मान दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। महिमा, तुम मेरी सहेली हो, तो हम दोनों के बीच में अमीरी गरीबी जैसा कोई शब्द आना ही नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी अच्छी सहेली माना है, इसलिए उदास मत हो। चलो हम सब मिलकर 15 अगस्त का त्योहार मनाते हैं, खुशियों का त्योहार, आजादी का त्योहार। महिमा और साक्षी दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती हैं। दोनों के बीच अमीर गरीब सहेली का भेदभाव हट चुका था और दोस्ती के एक नए रिश्ते को अमीरी गरीबी के बंधन से आजादी मिली थी। सुशीला घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। पति रमेश रिक्शा चलाता था। सुशीला का बेटा वरुण अभी 6 साल का था, इसलिए सुशीला उसे उसकी दादी के पास छोड़कर जाती थी। पर एक दिन, सुशीला, कम से कम 1 महीना तो हमें गांव से लौटने में ही लग जाएगा। तब तक तुम वरुण को अपने साथ ही काम पर ले जाना। पीछे से जो है अकेला घर में छोड़ना ठीक नहीं है। सुशीला के पति रमेश और सास को कुछ जरूरी काम से गांव जाना था, इसलिए अगले दिन सुशीला अपने बेटे वरुण को अपने साथ ही काम पर ले गई। क्या बात है सुशीला, आज तू अपने बेटे को लेकर आई है? मालकिन, इसकी दादी और पापा जरूरी काम से गांव गए हुए हैं। वो 1 महीने बाद ही लौटेंगे, इसलिए अगर आप बुरा न मानो तो ये मेरे साथ ही काम पर आएगा। ये परेशान नहीं करेगा, बस चुपचाप बैठ जाएगा। ठीक है, पर ध्यान रहे तुम किसी भी सामान से छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है? यहाँ पर बहुत महंगे महंगे सामान रखे हुए हैं। वरुण बहुत ही सीधा साधा बच्चा था। वो चुपचाप अपनी माँ सुशीला के साथ काम पर जाता तो एक तरफ बैठ जाता। पर मालकिन का बेटा सागर बहुत ही शरारती था। वो जानबूझकर वरुण को तंग करने की फिराक में रहता था। आंटी, यहाँ पर जूस गिर गया है, जरा पोछा लगा दो। माँ छत की सफाई करने गई हैं। अच्छा, तो फिर तू लगा दे। तू भी तो नौकरानी का बेटा है, इसका मतलब तू भी तो हमारा नौकर ही हुआ ना। चल जल्दी से पोछा लगा। मुझे पोछा लगाना नहीं आता। मुझे मना करेगा? अभी मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगा, फिर तेरी मम्मी को काम से निकाल देंगी मेरी मम्मी। हाँ नहीं नहीं, आंटी से शिकायत मत करना, मैं लगा रहा हूं। क्या हुआ सागर बेटा, वरुण ने क्या किया? मम्मी देखो ना, मैं अपने ग्लास में जूस लेकर जा रहा था, इसने मुझे टक्कर मार दी और कितना सारा जूस गिर गया। आंटी, मैंने जूस नहीं गिराया, वो तो सागर ने मुझे पूछा। अच्छा, झूठ बोलते हो? बड़ों से झूठ बोलने की आदत किससे सीखी? तुम्हारे हाथ में ये पोछा क्यों है फिर? इसीलिए ना कि मेरे देखने से पहले तुम जल्दी से ये जूस साफ कर दो। आइंदा से ऐसा किया तो बहुत पिटाई लगाऊंगी। माफ कर दो मालकिन, बच्चा है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे सागर बेटा, तुम तैयार नहीं हुए? पतंगे खरीदने चलना है ना? हाँ, मैं तो भूल ही गया, कल तो मकर संक्रांति है। मम्मी, हम तो टेरेस पर ढेर सारी पतंगे उड़ाएंगे। पापा, मुझे ना बहुत सारी बड़ी बड़ी और सुंदर पतंगे चाहिए, और मांझा भी अच्छा वाला। हाँ हाँ, ले लेना, मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को बुला लिया है। अच्छा ज्योति, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स आएंगे तो उनके लिए अलग से तैयारी करनी है, कुछ खाने पीने का बना लेना। अरे, आप पहले मुझे बता देते। अब आपको पता है कि हमारा कुक तो गांव गया हुआ है, अब इतना सारा खाना कौन बनाएगा? कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी, मीठे पकवान अकेले कैसे करूंगी मैं? तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम सुशीला को बोल दो, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुशीला, एक काम कर, तू कल सुबह जल्दी आ जाना, फिर तेरे साथ मिलकर ही मैं सारा काम कर लूंगी। ठीक है मालकिन, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। कुछ देर बाद सुशीला काम निपटाकर घर जाने लगती है। रास्ते में वरुण को सड़क पर एक पतंग दिखाई देती है। वरुण उस पतंग को उठा लेता है। पतंग थोड़ी सी किनारे से फटी हुई थी। वरुण उस फटी हुई पतंग को देखकर उदास हो जाता है। माँ देखो, मुझे पतंग मिली। अरे ये तो फटी हुई है, अब मैं क्या करूं? माँ, मुझे भी कल मकर संक्रांति पर पतंग उड़ानी है। रुक, मैं तुझे सामने की दुकान से एक पतंग खरीद कर दे देती हूँ, चल मेरे साथ चल। भैया, वो छोटी वाली पतंग कितने की दी? माँ, मुझे छोटी वाली नहीं, वो बड़ी वाली लेनी है। भैया, वो बड़ी पतंग कितने की दी?
वो बड़ी 100 रुपए की है। नहीं नहीं भैया, छोटी वाली बता दो कितने की है। 10 रुपए की है ये सबसे छोटी वाली। ठीक है, यही छोटी वाली दे दो भैया। सुशीला वरुण को छोटी पतंग खरीद कर दे देती है। वरुण पतंग लेकर बहुत खुश था। अगले दिन जब सुशीला वरुण के साथ काम पर जाती है तो वरुण अपनी पतंग साथ लेकर जाता है। सागर जब वरुण की पतंग देखता है तो बहुत तेज ठहाके लगाकर हंसता है। सागर के हाथ में बहुत सारी पतंगे और माझे की चरखी थी। इतनी छोटी पतंग, मेरे पास देख कितनी सुंदर और बड़ी बड़ी पतंगे हैं। सागर बेटा जाओ, तुम्हारे पापा छत पर बुला रहे हैं। तभी सागर के हाथ से कुछ पतंगे गिर जाती हैं। वरुण दौड़कर उन पतंगों को उठाने लगता है। तभी मालकिन उसे डांट देती है। ओए, क्या कर रहा है? नई पतंगे हाथ कैसे लगाई? पता है कितनी महंगी आई है? दूर हट, फाड़ देगा तू। सुशीला, ओ सुशीला, इसे पकड़ कर रख, अभी पतंगे फाड़ देता। आंटी, मैं तो बस गिरी हुई पतंगे उठा रहा था। सब दिखाई देता है, आज तक इतनी महंगी पतंगे नहीं देखी ना। तूने सोचा यहाँ आकर पतंगों को उठाएगा तो मैं तुझे इनमें से कुछ पतंग दे दूंगी, पर ऐसा नहीं है। मुझे तेरी सब हरकत पता है। चल जा, वहां जाकर बैठ। माफ करना मालकिन, गलती हो गई। वरुण बेटा, तू वहां आंगन में बैठ जा और कहीं मत जाना। वरुण रसोई में बैठ जाता है। सुशीला अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद सागर और पतंगे लेने नीचे आता है, पर उसकी बाकी की पतंगे गायब थी। मम्मी, मम्मी, मेरी बाकी की पतंगे नहीं है, कहाँ रखी थी? यही पलंग पर ही तो रखी थी, कहाँ गई? रुक, मैं देखती हूँ। सुशीला की मालकिन ज्योति हर तरफ पतंगे ढूंढती है, पर उसे पतंगे कहीं नहीं मिलती। तभी सागर की नजर वरुण पर जाती है। उसके हाथ में एक नई बड़ी पतंग थी। मम्मी, वो देखो, वरुण जो पतंग उड़ा रहा है वो मेरी पतंग है। इसका मतलब वरुण ने बिना पूछे मेरी सारी पतंगे ले ली। मालकिन गुस्से में आ जाती है और वरुण को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। हाँ, ये तो वही पतंग है। इसका मतलब इसी ने पतंगे उठाई है। सुशीला, तेरे लड़के की इतनी हिम्मत कि पलंग के ऊपर से पतंगे उठाकर ले आया। तुम लोग सचमुच भरोसे के काबिल नहीं हो तो गरीब ही ना। तुमने अपने बेटे को चोरी करना सिखा रखा है। मैं इसी समय तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। मुझे ऐसे चोरों की कोई जरूरत नहीं है। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वरुण भी डर के मारे सहम चुका था। वो रोने लगता है। वो कुछ कहना चाहता था, तभी सागर के पापा आ जाते हैं। उनके हाथ में वही पतंगे थी जो गायब थी। क्या बात है वरुण बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और जो पतंग मैंने तुम्हें दी थी वो उड़ाई क्यों नहीं? आपने वरुण को पतंग दी थी, पर क्यों? ज्योति दुकानदार बेईमान था। उसने पतंग के बंडल में कुछ फटी हुई पतंगे रख दी थी। अब मेरी नजर तो तुम्हें पता है वो बहुत वीक है, तो मैंने देखा नहीं। जब से पतंगे लाए हैं बंडल ऐसे ही रखा हुआ था। वरुण ने मुझे बताया कि कुछ पतंगे फटी हुई हैं तो दुकानदार से बदल कर लाया हूं, वरना फालतू के पैसों का नुकसान हो जाता। दुकानदार भी दुकान बंद करके जाने ही वाला था। थोड़ा सा ही माल बचा था उसके पास, वो तो मैं समय पर पहुंच गया और बदल ली। उसमें से ये पतंग ठीक थी तो मैंने वरुण को दे दी। अपने पति की बात सुनकर मालकिन ज्योति बहुत शर्मिंदा होती है। सागर को भी अपनी गलती का एहसास होता है। सॉरी वरुण बेटा, गुस्से में आकर मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। सुशीला, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसे माफी मत मांगिए। चलो कोई बात नहीं, अब बात साफ हो गई ना। वरुण बेटा चलो, तुम भी हमारे साथ चलकर छत पर पतंग उड़ाओ। चलो सागर बेटा, सब लोग छत पर चलो, वेट कर रहे हैं सभी लोग। ओके पापा, चल वरुण। वरुण खुशी से हंस पड़ता है। उस बेचारे मासूम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वरुण सागर और उसके पापा के साथ मिलकर छत पर पतंग उड़ाता है। अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर सुशीला की आंखें भर आती